छात्र विमर्श की चर्चा में आप सबका इस्तकबाल है। छात्र विमर्श आज मौजूद है मुंबई में। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, विषय भी महत्वपूर्ण है। विषय है कोलिजियम प्रणाली और हमारी न्यायपालिका। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शौद अनवर, जो कि मुंबई हाई कोर्ट से तकरीबन 15 सालों से जुड़े हुए हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत लीगल मामलात पर गहरी नज़र है। आइए आपसे इस विषय पर कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एडवोकेट शौद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। तो हम जो है अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि कोलिजियम प्रणाली और न्यायपालिका की बात हो रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस वक्त मुल्क में, देश भर में चर्चा का विषय एक बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोलिजियम प्रणाली है और आखिर जो हमारी अदालतें हैं उनमें जो जजों का तकर्रुर या उनका अपॉइंटमेंट जो है, नियुक्ति, वो किस तरह से होती है और ये प्रणाली आखिर क्या है, उस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कुछ चीज़ें। देखिए, ऊपर के सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और उसके नीचे कोर्ट तक जो सिस्टम है वो अपॉइंटमेंट का, वो पूरी तरह से जुडिशियल बेस्ड है। यानी जजेस का एक प्रेरोगेटिव रहता है कि वो नीचे के जजेस की उनकी कारकर्दगी देख के, या ऐसे एडवोकेट्स जो बहुत ज़माने से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको देखकर उनको जज बनाया जाए। ये एक प्रोसीजर चला आ रहा है। उसके अंदर कई सारे अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है कि जो 4 जजेस प्लस जो चीफ जस्टिस है, वो क्या करते हैं कि नीचे जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स काम कर रहे हैं बहुत ज़माने से, या हाई कोर्ट में जो जजेस काम कर रहे हैं बहुत ज़माने से, उनकी कारकर्दगी को देख के वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करके फिर वो सैंक्शन के लिए भेजते हैं। और उसमें अभी का प्रेजेंट सिस्टम यही है कि वो सैंक्शन को भेजते हैं। पार्लियामेंट जो है उसके अंदर अगर ऑब्जेक्शन निकालती है तो कहते हैं कि साहब जज को ये पार्शल रहे हैं, या ये बायस रहे हैं, या इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं रही है, इनके खिलाफ बहुत ऑब्जेक्शंस आए हैं इसके अंदर। वो सब नज़र षानी फिर से की जाती है, फिर से वो रिपोर्ट आती है, जजेस फिर से उस पर बैठते हैं। लेकिन अगर फिर से वो उन्हीं को रिकमेंड करते हैं तो वो चुनना जो है फिर पार्लियामेंट की मजबूरी हो जाती है। तो ये वाला सिस्टम तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए भी सेम सिस्टम रहता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठ के डिसाइड करता है कारकर्दगी को देख के कि बहुत से जो जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से काम कर रहे हैं उनको हाई कोर्ट में एलिवेट करना है कि नहीं करना है। और जो ऐसे जो वकला है, जो एडवोकेट्स हैं, वो जो हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज़माने से, या ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत ज़माने से कर रहे हैं और हाई कोर्ट में भी आते जाते रहते हैं, और जिनकी एक अच्छी धाक है, उनको हाई कोर्ट के जज के तौर पे एलिवेट करना है कि नहीं करना है। तो वो डिसाइड करने के बाद फिर उनका एक नोटिफिकेशन निकलता है। नोटिफिकेशन के बाद उनका अपॉइंटमेंट होता है। इसी तरह हाई कोर्ट अपॉइंट करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को। तो ये एक फ्लो शुरू आ रहा है, क्योंकि हम अगर थोड़ी सी बात को समझे, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि 3 पार्ट्स को अलग कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है भाई ये एक लेजिस्लेचर है, ये जो है एग्जीक्यूटिव है, और ये जो पार्ट है वो जुडिशरी है। लेजिस्लेचर क्या करता है कि लॉ बनाता है ना, लॉ बना के लोगों के वेलफेयर के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे भेजता है। तो जो एग्जीक्यूटिव बैठी है वो एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा, अब ये जो लेजिस्लेचर ने पास किया या जो एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट किया, ये वेदर वाकई वेलफेयर के लिए है या किसी के राइट को हैम्पर कर रहा है, किसी के राइट को वो दबा तो नहीं रहा है, ये देखने का काम जुडिशरी का होता है। तो जुडिशरी क्या होती है कि इन दोनों की जो अगर गलती है तो उसको सुधारने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके उसको राइट कर दिए। तो जुडिशरी को हमेशा क्या रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है। यानी कि ये जो एग्जीक्यूटिव है और ये जो लेजिस्लेचर है, इसका कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो है वो जुडिशरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी असल में इन दोनों को चेक एंड बैलेंस करती है। इन दोनों को जब ये अल्ट्रा वायर्स हो जाते हैं, जब ये बाहर निकल जाते हैं, अपने हुदूद से बाहर निकलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट से बाहर निकलते हैं, इनको जो पावर दी गई है इससे बाहर निकलते हैं, तो फिर ये बैलेंस करने का काम जुडिशरी का होता है। इसलिए जुडिशरी को जो है ना एक तरह से ऑटोनोमस रखा गया है। इसके लिए क्या होता है कि देखिए जो इसको फंड भी जाता है ना जुडिशरी को, वो कंटिजेंसी फंड में से जाता है। यानी ये डायरेक्ट जैसे अभी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या इस टाइप की कोई भी बॉडी जो है उसको सैंक्शन नहीं करती है, वो कंटिजेंसी फंड में से उनको फंड्स जो है जाते हैं, ताकि उन पर किसी किस्म का भी दबाव नहीं रहना चाहिए। ठीक है।
इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम भी जो बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया कि जजेस ही जजेस को चुनेंगे, किसी आउटर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर पिछले दिनों में हम थोड़ी नज़र डालें तो ऐसा कई जगह से महसूस होता है कि वो चीज़ पूरी तरह से उतनी मजबूत शायद नहीं रही है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कुछ है अभी अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में, तो वो नज़र में आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो जजेस को चुनने की जो प्रथा है उसके अंदर थोड़े स्ट्रॉन्गनेस अभी भी है। अगर इससे ज़्यादा पॉलिटिकल उसमें इंटरफेरेंस होगी और ज़्यादा तकलीफदेह हालात बन सकते हैं, ऐसा लगता है। ये तो आपने पूरा किस तरह से जजों की नियुक्ति होती है और फिर कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम प्रणाली असल में क्या थी, ये तो आपने उस पर रोशनी डाली। एक सवाल पिछले दिनों ये भी चर्चा में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोलिजियम सिस्टम को जो है हमारी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से वो उसमें कहीं ना कहीं उनका इंटरफेरेंस लाने की कोशिश कर रही है। फिर ये हो गया है कि कोलिजियम वर्सेस केंद्र सरकार। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, आखिर ये जो विवाद जो है, ये विवाद किस मामले पर है और केंद्र सरकार क्या चाह रही है और कोलिजियम क्या कह रहा है इस मामले में? देखिए, विवाद क्या है? विवाद ये है कि अभी पिछले दिनों अगर आपको मालूम होगा तो एक पार्लियामेंट में एक डिबेट करके एक बिल पेश किया गया और उसको मंजूर भी कराया गया, लेकिन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। बिल क्या था? बिल ये था कि जो प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम है, वो प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम में जो उन्होंने रखा है कि भाई 4 जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा, वो पूरा सिस्टम को देखेगा, फिर गवर्नमेंट को रिफ़र करेगा, उसको हटाकर उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा कि गवर्नमेंट की ज़्यादा इंटरफेरेंस रहेगी, उसके अंदर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी से होगा और अच्छी मेजॉरिटी से जिन जजेस के बारे में पास हो जाएगा उन्हीं जजेस की नियुक्ति होगी। ये ऐसा एक सिस्टम लाने की कोशिश की गई थी और गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि क्योंकि ये जो प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम है ये फेल हो चुका है, ये सारे जो मैटर्स इतने सारे पेंडिंग हो रहे हैं, प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, तो हम अगर ऐसे जजेस को जो हम, क्योंकि इनका मानना कैसा था कि हम पेनिट्रेटेड है पूरे इंडिया के अंदर, हम ऐसे पॉलिटिकल लीडर सबको जानते हैं, सब समझते हैं, तो हम जिसको चुन के लाएंगे वो ज़्यादा एफिशिएंट जजेस होंगे बनिस्बत जो कॉलेजियम के लोग चुन के लाते हैं वो कम एफिशिएंट होते हैं। और उनका ऐसा मानना था कि उसमें ज़्यादा बायस इसलिए होता है कि वो जो लोग हैं वो अपने ही अपने पहचान के लोगों को चुन के ले आते हैं। ये एक इनका बड़ा इल्ज़ाम था, जो हमारा पार्लियामेंटेरियन सिस्टम फॉर्म है उनका एक इल्ज़ाम ये था कि जो कॉलेजियम वाले हैं ये अपने ही टच के लोगों को, उन्हीं लोगों को, किसी के फादर बैठे हैं तो उनके बेटे आ गए, किसी का कोई रिश्तेदार आ गया, या किसी के ही चैम्बर से कोई आदमी को एलिवेट करा लिया उन्होंने, तो ये इल्ज़ाम थे इनके ऊपर। और ये इल्ज़ाम रखते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई पार्लियामेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस रहना चाहिए इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे इसको स्ट्रक डाउन किया, और स्ट्रक डाउन करने की जो बहुत बड़ी वजह थी वो यही थी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसमें बात रखी कि अगर पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जजेस की नियुक्ति पे होगा तो अल्टीमेटली जब ये लेजिस्लेचर कोई अल्ट्रा वायस काम करेगा, जब कोई ऐसा काम करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर चला जाएगा उनका, या पब्लिक के भले के लिए नहीं होगा, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा, उस कंडीशन में वो जजेस जो इन पर निर्भर है अपॉइंटमेंट के लिए, वो इनके खिलाफ बड़ा कोई फैसला नहीं दे पाएंगे। और यही एक प्रॉपर रीजनिंग थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को स्टक डाउन किया। इसमें फिर एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से आपने केंद्र सरकार का क्या इसमें कहना है या वो क्या चाह रहे हैं, तो ये बात आपने बताई, तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर हम इसको एक दो तरफा चीज़ों इसमें देखें, नज़र उस पर डालें, तो ये लगता है कि केंद्र सरकार जो कह रही है कि उसमें सरकार की तरफ से भी कोई नुमाइंदे होने चाहिए जजों की नियुक्ति को लेकर, सिर्फ जज ही जज को नियुक्त ना करें, तो ये भी अगर हम इसको एक नज़र से देखें तो ये बैलेंस भी मालूम हो रहा है। तो इसके ऊपर इतना विवाद क्यों हो रहा है, ये चीज़ को थोड़ा सा समझने की हमें ज़रूरत है। देखिए, जो एक पहला स्टेटमेंट आया हमारे लॉ मिनिस्टर का, वो स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन में सही है। कोई भी सिस्टम, किसी भी तरीके का सिस्टम हो, उसके अंदर चेंजेस ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो चेंजेस सरकार चाह रही है वही एक चेंज है क्या, ये भी एक सवाल की बात है। चेंजेस होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम में। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये वीक है, ये चीज़ जो है हैम्पर कर रही है, ये चीज़ की वजह से कुछ गलतियां हो रही हैं, तो आप उसको सुधारने के लिए कई सारी चीज़ें पेश कर सकते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है कि यहाँ मतलब कुल मिला के क्या कहानी है कि भाई तुम गलत कर रहे हो तो हम उसको सही करेंगे। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसीलिए कंट्रोवर्सी भी हुई है उसमें। आप उसमें इंटरफेरेंस क्यों चाहते हैं? आप अगर उसमें सुधार चाहते हैं तो आप वो प्रपोज करिए ना। आप ये बताइए कि देखो आप ये गलती कर रहे हैं, इसका ये तरीका है, आप ये सही करिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, हम तुम्हारे में आते हैं। तो प्रॉब्लम यही आ रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा है कि भाई आप लेजिस्लेचर आप अलग हैं, जुडिशरी आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी, आपके प्रोसीजर को इंटरफेयर नहीं करेगी, आपके सिस्टम को नहीं। आपने अगर अल्ट्रा वायरस किया तो ही जुडिशरी कूदेगी, है ना। तो जुडिशरी तो आपके बीच में नहीं घुस रही है। जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के बीच में भी नहीं घुस रही है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जुडिशरी जब तक अल्ट्रा वायरस नहीं, तो आपके बीच में मना करने नहीं आती आपको। तो जब वो आप पे इंटरफेयर नहीं कर रही है तो आप उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप उनको सुधारना दीजिए ना। आप बताइए कि भाई देखो ये गलत है, आप इसको सही कर दो। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने ऐसा कोई ट्राई नहीं किया कभी। आप सीधा ये बोल रहे हैं कि नहीं अब इसको क्या करो, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द एमपीज जो है उसको पास करेंगे, फिर वो आगे चलेगा सिस्टम। तो ये वाली जो चीज़ है ये गलत है, ये कंट्रोवर्सी बना रही है। आप एक अच्छा प्रपोजल ला के गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जजेस को प्रपोज करें, अगर लग रहा है कि कहीं से गलती हो रही है तो उसको ठीक किया जाए। उसको और बदलाव, मुझे नहीं लगता कि बदलाव कोई बुरी चीज़ है। एक ज़माने से कॉलेजियम चला आ रहा है, अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको पूरा करना चाहिए। एक बात और पिछले दिनों जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रही कि एनजेएसी जो था हमारा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जी, तो उस बारे में कुछ चीज़ें बताइए। मतलब वो एक्चुअल में क्या था और फिर उसको जो है क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जहाँ तक हमारे नॉलेज है कि उसको रद्द किया गया, फिर उस पर रोक लगाई गई। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। और एक सवाल ये भी था कि जो जजों की नियुक्ति का जो मामला है उसमें जो है एक चीज़ ये देखी जाती है कि जिस तरह से आपने बताया कि उसमें भी कहीं न कहीं बायसनेस अगर हम कहें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुद जुडिशरी के लोगों ने भी, कई एक्सपर्ट्स ने भी कई इंटरव्यूज़ में, मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज़ बताई है कि जजों की जो नियुक्ति है वो इसी तरह की होती है कि आप बता रहे हैं, जिस तरह से चेंबर से कुछ लोगों को भी लाया जा रहा है, उन्हीं के चेंबर से फिर एक-एक खानदान के कई लोग जो है जज बनते जा रहे हैं। तो उसमें कहीं न कहीं जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो निचले तबका के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कहीं न कहीं मतलब हो नहीं पा रहा था ठीक से। तो उस पर भी कुछ चीज़ें जो है आप अपनी राय बताइए। देखिए आपका जो सवाल है ना बहुत वाजिब, बहुत अच्छा सवाल है। चीज़ वही है कि सिस्टम जो होता है, देखिए वो वक्त के साथ में उसका चेंज होना ज़रूरी है, नो डाउट। और ये बात बहुत खुलकर आई है लोगों के बीच में कि वहाँ लोगों का जो बायसनेस हुआ है ऐसा, और होता भी है, हर फील्ड में होता है। अल्टीमेटली वो जो जजेस बैठे हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन, यू कैन नॉट डिनाई। बट स्टिल जो कॉलेजियम सिस्टम या जिस मयार पे ये लोग बैठे हैं ना, ये कुछ तो लाज शर्म रखते हैं। मतलब आप देखिए ब्लैटेंटली ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी जज ने कोई, कभी आपने ऐसा देखा हो कि बहुत ही ना ऐसा डिसीजन दे दिया जो उसके मेयार के लेवल पे नहीं आ रहा। यानी एक क्राइटेरिया तो मेंटेन्ड है। भले ये क्या होता है कि कुछ जो क्लासेस है, अब 130 करोड़ 140 करोड़ की हमारी आबादी है, कई करोड़ हमारे लॉयर्स हैं, कई हज़ार जजेस हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट होता है। अब टैलेंट को छानना भी एक बात है, नीचे से ऊपर तक जो है ना टैलेंट का फ्लो कैसा जा रहा है वो एक बात है। जो विजिलेंस उन्होंने बिठाई है, जो रिपोर्ट्स वो मंगाते हैं, जो उन्होंने वो सिस्टम मेंटेन किया, वो भी एक बात है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जजेस का बायसनेस आता है, वहाँ तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी बायसनेस होते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर इस सिस्टम को आप फिल्टर करना चाहें तो आप उसमें एक अच्छा प्रपोजल ला सकते हैं। अभी जो आपने अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करी, वो पार्लियामेंट में जब उन्होंने रखा तो पार्लियामेंट में यही प्रॉब्लम आ रही थी कि उन्होंने जब उसमें अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे 2/3 ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, ये है ना इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसे पूरा करने के बाद में उसको वो लागू करेंगे। अभी हमने अगर पिछले दिनों में हम थोड़ी सी नज़र डालें, आपको याद होगा कि अकील कुरैशी जो जज थे, उनकी अपॉइंटमेंट को लेके किस कदर विवाद चला।
जस्टिस नरीमन जो है उसके ऊपर अड़े रहे काफ़ी दिनों तक, और उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी। और दूसरी तरफ जो है वो सरकार जो थी वो अपने बात पे अड़ी हुई थी कि जस्टिस अकील कुरैशी को हम नहीं बनने देंगे। ये तो मतलब जग जाहिर बात है, सब पेपर्स में आ गया, सब जगह आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अब आप समझिए कि जब आपके पास कुछ नहीं है आज, तो आप है ना एक जज के पीछे आप कितना अड़ गए, और वो एक जज नहीं बनने दिया आपने, और जिसकी वजह से उधर कॉलेजियम सिस्टम में एक जज अड़े रहे, जिसकी वजह से जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस जो है वो कई बार हमने देखा कि स्टेज पे आके उन्होंने आंसू बहाए हैं कि भाई हमारे इतने पेंडिंग हैं, वो केस को पूरा करो, हमें जजेस दे दो। ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है। तो प्रॉब्लम ये देखिए, आपकी जब आपकी इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल दिख रही है, इसके अंदर आप इतना कर सकते हैं, तो जब आपके हाथ में पूरे का पूरा सिस्टम आएगा तो आप क्या करेंगे उसके अंदर? अच्छा, आप 5-5 साल के अंदर अपने बिल्स तो पास नहीं करा पाते हैं, जब आपके जो पेंडिंग इश्यूज हैं वो आपके पूरे नहीं होते हैं, आपके यहाँ कभी वेल में लोग चिल्लाने लगते हैं, कभी कोई और मसला होता है, आपके बड़े बड़े इश्यूज आपके 5-5 साल 10-10 साल में पूरे नहीं होते हैं। तो जो काम आपको दिया गया है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे, आप दूसरे के कामों में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये भी तो असल में समझना चाहिए ना पार्लियामेंट को। आपके पास अगर इतना सिस्टम है, आपके पास पावर है, आपके पास लोग हैं, IAS IPS ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं आपके पास बैठे हैं, कमीशन बनाइए। आप कमीशन बना के अच्छी रिपोर्ट पेश करिए कि भाई कॉलेजियम सिस्टम को ऐसे संभाला जा सकता है। आपने उस पर काम ही नहीं किया, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ पावर चाहिए, अब जुडिशरी भी पावर चाहिए। आपके पास कुछ नहीं होने के बावजूद आप इस वक्त जुडिशरी को, या हम जो रिपोर्ट्स हमको दिखने में मिल रही हैं उन रिपोर्ट से ये दिखता है कि आप पावर में नहीं होके भी आज जुडिशरी को किस तरह से अपने लाइन पे चला पाते हैं, वो दिख रहा है जग जाहिर। तो उस वक्त तो फिर क्या करेगी ये पार्लियामेंट, अगर उनके हाथ में पूरी तरह से जजेस चले जाएंगे तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिलाशुबा इस बात से कोई इनकार नहीं है, कहीं बायसनेस हुई है। बहुत सा तबका ऐसा है समाज का जो शायद उस स्ट्रीम में आ सकता था, नहीं आ पाया, लेकिन फिर वो ह्यूमन एरर भी होती है। उन तक क्या रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं किसकी, और वो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, उन्होंने प्रेफरेंस में क्या देखा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बोल रहे हैं कि भाई देखो इनका बाप था, बेटा आ गया फिर ये, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि वो जो फादर है वो अच्छी तरह समझता है, या वो फादर के जो दोस्त अब चीफ जस्टिस बन के बैठे हैं वो उनके बेटे को अच्छी तरह समझते हैं कि भाई इसके अंदर एबिलिटी है, तो उन्होंने उसकी एबिलिटी चेक की होती है और वो एबिलिटी के तौर पे वो उसको लेकर आते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना, अगर उन्होंने सही सिलेक्शन किया है और उस आदमी ने जाके वहाँ अच्छा काम किया है तो उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई कुछ नहीं है। आप या तो ये बोलिए ना कि इतने जजेस ने मिलकर ना बुरे डिसीजंस दिए हैं, आप ये बोलिए, आप ये भी नहीं तो बोल सकते हैं। आपने सिर्फ ये कहा कि भाई इतने पेंडिंग केसेस हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, तो आप उसके लिए कंटिजेंसी फंड बढ़ा के आप जो है जजेस का सिस्टम बढ़ाइए। आज आपने जो है पार्लियामेंट जो आपकी थी उसको चेंज करके आपने विस्टा बना दिया, अब उसमें आप MPs बढ़ाने वाले हैं, तो वो चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हो सकती थी, बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए भी हो सकती थी। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्पेस आज इतनी क्रंच है कि किसी को बैठने की तकलीफ हो जाती है, लोग खड़े रहते हैं घंटों घंटों अपने मैटर आने के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का हाल है, छोटे कोर्ट का तो और बुरा हाल है। तो जो आप अपने लिए सोच सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के लिए क्यों नहीं सोच सकते? कितनी बुरी हालत है लोअर कोर्ट्स के अंदर, जजेस तक को जो है हाइजीनिक कंडीशन नहीं है बैठने की। ये सोच आपकी वहाँ क्यों नहीं आ रही है? आप नीचे से उसको सही करना शुरू करिए ना, आपके हाथ में वहाँ की तो पावर है ना। आप क्यों नहीं उसके लिए फंड्स एलोकेट करते हैं? आप क्यों नहीं उसको सुधारते हैं? आप क्यों नहीं सिस्टम को बनाते हैं? आप अभी तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर आप करें, जो ऑनलाइन फाइलिंग या ऑनलाइन सिस्टम जो भी किया जा रहा है उसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड कर दीजिए, कितना मामला हल हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन वो नहीं हो रहा है और इधर आपको इंटरफेरेंस करना है, सिर्फ ये बात इतनी है। इसमें नियुक्तियों की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, तो नियुक्तियों से लेकर ही अगर हम एक पिछले दिनों ही अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 7 फरवरी को जो है जस्टिस, अब तो जस्टिस बोलना पड़ेगा क्योंकि हमें, तो जस्टिस विक्टोरिया गौरी जो मद्रास हाई कोर्ट है उनका अपॉइंटमेंट हुआ, कोलिजियम के जरिए ही हुआ। तो उस पर भी एक बहुत ज़्यादा विवाद रहा और उनका अपॉइंटमेंट के लिए जब उनका नाम नियुक्ति के लिए जब आया तो तभी से जो है मद्रास हाई कोर्ट के कई सारे जो एडवोकेट्स हैं
उन्होंने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, अभी भी विरोध चल रहा था। और इसी विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी हियरिंग होने वाली थी और अचानक से बीच में एक बार फैसला आता है कि फैसला नहीं, ये खबर आ जाती है कि उनकी जो है शपथ ग्रहण उन्होंने कर ली है जज के तौर पर। तो ये जो पूरा मामला है, तो जस्टिस गौरी का भी जो हम व्यक्तित्व नहीं, अगर हम उसके मतलब उनके पिछले रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, तो उनका एक पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिखता है। वो जो है बीजेपी से उनका ताल्लुक था और फिर वो आरएसएस से भी एफिलेटेड रहीं कई सालों तक। और इससे बढ़कर भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो कई और भी जजेस का इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है हमारे हिस्ट्री में। लेकिन इनका जो बैकग्राउंड था उसमें हेट स्पीचेस का भी कई जो है मामला दिख कर आया है। उनके कई लेख हैं, पुराने लेख हैं, जिसमें जो है उन्होंने बिल्कुल ही हेट फैलाने की कोशिश की है। तो ये पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो है बायस इतना हो और उसके बाद उसके दिल में नफरत हो और नफरत से बढ़कर वो नफरत फैला रहा हो और उसके बाद वो जो है हमारे अदालत में आकर जज बनकर वो जो है फैसले सुनाए। तो ये पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मेरी नज़र में ये कोई पहला इशू नहीं है कि जब इस किस्म की जजेस को एलिवेट किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अभी कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक एलिवेशन हुआ है। आप उसके पहले दिल्ली में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि ऐसी एलिवेशंस हुए हैं। कई कोर्ट्स में ऐसा होता रहा है और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे अगर आप देखें तो वही बात फिर घूम के आती है कि मेरा फिर ये बोलना होगा कि आज जब पार्लियामेंट के हाथ में पावर नहीं है, तो अगर इस किस्म का पावर का इस्तेमाल हो रहा है और ऐसे नियुक्तियां हो रही हैं, तो आप समझिए कि पार्लियामेंट के हाथ में जाने के बाद में किस हिसाब से काम होगा। तो ये चीज़ है ना, इट इज़ नॉट न्यू। इस किस्म की जो हेड स्पीच करने वाले लोग हैं या खुल्लम खुल्ला बायस करने वाले लोग हैं, ये पहले भी एलिवेट होते रहे हैं। और देखिए कैसा होता है कि एक दो चीज़ होती है इसमें। एक होता है कि उनका ना पर्सनल थिंकिंग कैसी है, ठीक है, वो पर्सनल थिंकिंग अपनी जगह। लेकिन अगर समझो शुरू में कोई भी जो जज होता है उसको एडिशनल के तौर पे लिया जाता है या एडॉक बनाया जाता है हाई कोर्ट में, तो अब वो एडॉक जज के तौर पे आते हैं। पहले एडॉक आने के बाद में उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस मयार की नहीं होती है, तो कई बार ऐसा होता है। आपको बॉम्बे हाई कोर्ट की एक रिसेंट मिसाल है, एक जस्टिस मैडम एडॉक के तौर पे अपॉइंट हुई थी और उनको परमानेंट करने से पहले जो है उनको परमानेंट नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल एक फैसला ऐसा दे दिया था कि पॉक्सको के मैटर में, बच्चों के ऊपर जो मैटर्स चलते हैं, उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा मैटर दे दिया था कि वो स्कीम टू स्कीम टच नहीं हुआ है, इसलिए वो ऑफेंस लागू नहीं होता है। तो उस चीज़ को लेके वो सुप्रीम कोर्ट तक बात गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और प्लस उनके ऊपर इसकी चीज़ की इंक्वायरी बैठी कि वेदर वो परमानेंट होना चाहिए कि नहीं, और अल्टीमेटली उनको परमानेंट नहीं किया गया। तो एडॉक लेवल पे कोई अगर अपॉइंट होता है और उसको देखा जाता है कुछ ज़माने तक परमानेंट करने से पहले, तो अगर ये जो अपॉइंट हुई है मोहतरमा, अगर इनकी अपॉइंटमेंट के बाद इनकी वो जो जिस लेवल से वो काम करेंगी और उनका अगर परफॉर्मेंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो वो तो बाद में हटाया भी जा सकता है। लेकिन जो पर्सनल जो किसी का एक एफिलिएशन है, वो एफिलिएशन अगर उनके फैसलों में आता है तो वो तकलीफ देह हो सकता है। लेकिन अगर समझो उनका पर्सनल एफिलिएशन कुछ भी हो और उनके फैसलों में वो नहीं आ रहे हैं, उनके फैसले अगर अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ना कोई बुराई होनी चाहिए। क्योंकि हर जज की एक जो क्वालिटी होती है जिसकी वजह से उसकी तरक्की होती है, वो ये होता है कि वो रीजनिंग क्या देता है। कोई भी फैसला वो उसने गलत किया या सही किया, अगर उसकी रीजनिंग जो है प्रॉपर है, उसकी रीजनिंग अच्छी है, तो फिर वो फैसले को इंसान अच्छा फैसला मानेगा। भले उसके जो कंक्लूजन्स निकले हो सकते हैं गलत हो, लेकिन अगर उसकी रीजनिंग प्रॉपर है, एक्यूरेट है, उसकी रीजनिंग में दम है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो जज है ये कमज़ोर है। तो इम्पॉर्टेंट इज़ कि उसके अंदर वो जो फंक्शनिंग जिसके लिए वो बैठा है, उसके अंदर वो एक्सपर्टीज है कि नहीं है, उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, इस पूरे सिलसिले में एक आखिरी एक सवाल जो है बहुत जिसको महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी की न्यायपालिका की बात हो रही है और हमारे मुल्क में जिस तरह से आपने बताया कि एक आज़ाद न्यायपालिका
उनका हम ख्वाब भी देखते हैं और आज़ाद न्यायपालिका की मिसालें भी दी जाती हैं हमारे मुल्क की। तो एक सवाल जो है आम जनता को लेकर जो है उठता है कि ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद कोलिजियम सिस्टम हो गया, फिर इसके बाद ये जो जिस तरह से बायस चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जनता के सामने आ रही हैं, तो इससे सवाल यही उठता है कि ये जो जनता है, इसका जनता पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है या प्रभाव जनता पर किस तरह से पड़ सकता है? या जनता ये सोचेगी कि फिर हमारी न्यायपालिका अब आज़ाद नहीं रही, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको? जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा इसका? देखिए, जनता पे इस किस्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और अगर हम पिछले ज़माने से अगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जनता का जो न्यायपालिका पे जो विश्वास हुआ करता था वो बहुत हद तक कई ऐसे फैसले आए जिससे डगमगा गए। और उसी की वजह है कि जो हम देख रहे हैं कि क्राइम रेट्स में जो इजाफा हो रहा है या लोग जो हैं वो पेटी ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा कर ले रहे हैं, उसकी वजह यही है कि उनको न्यायपालिका पे से ना भरोसा उठ चुका है। उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये भी है कि बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं मैटर्स, बहुत सालों तक चलते हैं, खात्मे पे नहीं आते हैं। और उसके अंदर के जो लूप होल्स हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जजेस की जो है वो इतनी ज़्यादा उनके ऊपर लोड है कि वो भी मजबूर हैं। मतलब मैं मिसाल के तौर पे अगर हम छोटे कोर्ट से शुरू करें तो एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास में दिन के 220-230 मैटर्स होते हैं। कोई कोई जजेस को हमने देखा है कि वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं उनके पास। तो अब एक 6 घंटे की अगर उनकी टाइम ड्यूरेशन जिसमें उनको काम करना है, उस टाइम ड्यूरेशन में वो कैसे इतने सारे मैटर हैंडल करेंगे। हाई कोर्ट में हम देखते हैं कि बहुत से जजेस के पास में जो है 100-150 मैटर्स होते हैं और 5 घंटे का उनका टाइम शेड्यूल है काम करने का। और इतने हाई प्रोफाइल मैटर्स उनके पास जाते हैं जिनकी ग्रेविटी बहुत होती है। एक्सप्लेनेशन के लिए उनके पास जो लॉयर्स आते हैं वो भी उसी ग्रेविटी के होते हैं। तो अब आप ये देखिए कि 5 घंटे के अंदर वो 100-125 मैटर, 150 मैटर या 80 में 90 मैटर भी आप पकड़ लो तो वो कैसे उसको डील करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो न्यायपालिका के ऊपर लोड बर्डन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। आपको अगर मैं बताऊं, बहुत से कोर्ट्स के हालात ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें महीनों महीनों फाइल्स नहीं मिलती हैं। तो फाइल्स क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि अब उनके पास स्ट्रक्चर जो है छोटा सा है, उसी में फाइल रखी है, उसी में उनके पूरे स्टाफ बैठे हैं, उसी के अंदर जज बैठे हैं, हवा आने की भी जगह नहीं है, उसी में सारे वकील घुसे हुए हैं, उसी में क्लाइंट्स घुसे हुए हैं। ठीक है, तो किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है उन फाइल्स की जो जिस पर वो फैसला लेने वाले हैं। उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, गायब हो जाती हैं, कभी कभी मिलती ही नहीं है ज़माने तक, और कभी कभी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये जो कंडीशन है ना, ये बहुत पैथेटिक कंडीशन है। अगर सरकार को सोचना ही है तो बजाय इस पर सोचने की बजाय ये सोचे कि हम कोर्ट्स को कैसे बड़ा करें, ज़्यादा जजेस की कैसे अपॉइंटमेंट करें, कैसे जो है वर्क फ्लो को फास्ट करें। अगर ये काम करके ले गए और इसके लिए बजट के बड़े एलोकेशन किए गए तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। आपको दुनिया भर की जेल मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैसा होता है कि अभी कोई भी सिस्टम हो, देखो वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी हो, सब तो इंसान ही बैठे हैं। तो होता है कि ब्लैक शीप्स होती है सब जगह पे, लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं है ना। जब आप प्रॉपरली एक अच्छा सिस्टम बनाएंगे, आप है ना जितने जजेस की रिक्वायरमेंट है उतनी रखेंगे, आप जितनी पुलिस की रिक्वायरमेंट है उतनी करेंगे, तो क्या होगा कि क्राइम रेट के अंदर कमी भी आएगी और जो आपका केस को निकालने का रेशो है वो रेशो भी बढ़ेगा आपका। इवन आपकी अगर ये सिस्टम आप पूरा कर देते हैं, यानी जजेस की प्रॉपर अपॉइंटमेंट करते हैं और पुलिस की प्रॉपर अपॉइंटमेंट रखते हैं, तो जो आपका रेशो है जिसमें सज़ा मिलनी है लोगों को, यानी कन्विक्शन रेट है, वो भी बढ़ेगा आपका। क्या होता है कि 4 साल 6 साल 8 साल चले जाते हैं मैटर को, तो कन्विक्शन रेट आएगा कैसे? इंसान की ना याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, विटनेस नहीं रहते हैं जगह पर मौजूद, विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, विटनेस को इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो आप कैसा करेंगे? उसको सजा दिलाएंगे आप, तो आपका कन्विक्शन रेट भी कम रहता है। इसीलिए तो ये जो न्यायपालिका पे भरोसा उठने की ये भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि एक तो प्रोलॉन्ग मैटर चला, एंड ऑफ द डे उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, आपने जो है अच्छा जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स आ गए या और कोई ऐसे फैमिली मैटर्स आ गए, लॉन्ग टर्म इलांगेट होते हैं, एंड ऑफ द डे किसी को रेस्पेक्ट ही नहीं मिलता है उसके अंदर। वो दोनों 90% केसेस में सेटलमेंट हो जाते हैं उसके अंदर। तो वो सेटलमेंट अगर उनको करने ही थे आउट ऑफ द कोर्ट, तो तुम्हारे कोर्ट में क्यों आए? ठीक है,
तो वो कोर्ट में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्यों करते हैं कि इतने दिन में उनको लगता है कि इंसाफ तो मिला ही नहीं हमको, तो हम सेटलमेंट कर लेते हैं। तो आपके पास आए थे इंसाफ लेने, आपने इंसाफ दिया नहीं। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, और उसकी वजह बहुत बड़ी है कि इंसाफ वक्त पे नहीं मिल रहा है। और ये पुरानी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये एकदम लागू हो रहा है आज के वक्त में कि क्योंकि उनको वक्त पे जजमेंट नहीं मिल रहे, वक्त पे फैसले नहीं मिल रहे, इसकी वजह से लोग न्यायपालिका से ऊबते जा रहे हैं। कई बार जो है वो लॉ अपने हाथ में ले लेते हैं, है ना, पेटी ऑफेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान और दूसरे तरीक़ों से कराते हैं, या करप्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम इतने दिन जाएंगे वहाँ हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप लोग देख रहे थे कि शऊर साहब हमारे साथ चर्चा में थे, और आपने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो पूरी कोलिजियम प्रणाली है उसको समझाया, जजों की नियुक्ति किस तरह से हो रही है, और सरकार और कोलिजियम के बीच जो विवाद है उस पर भी आपने प्रकाश डाला। और तो और जो न्यायपालिका है हमारी, उसको लेकर भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो प्रभाव पड़ रहे हैं न्यायपालिका के सोशल सोसाइटी में या फिर समाज पर, उस चीज़ को भी आपने यहाँ पर बताया। तो आप देख रहे थे छात्र विमर्श चर्चा में। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर दूसरे वीडियो में हम किसी नए विषय के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जो है हमारे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी लाइक और फॉलो कीजिए।